वेलकम टू इंडियन फाइट जंग की कॉम्बैट स्पोर्ट के सबसे बेहतरीन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वादा है कि आप पछताएंगे नहीं। चलिए सीधे चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी वो है कमारू उस्मान। सब कह रहे हैं कि वो शॉक्ड हैं कमारू उस्मान की परफॉर्मेंस से, पर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कमारू उस्मान की ऐसी कौन सी फाइट थी जिसने आपको ये इशारा कर दिया, जिसने आपको ये बता दिया कि कमारू उस्मान बकली से बुरा फाइटर है। कमारू उस्मान की जो 3 लॉस हैं वो उनमें से 2 एक ही फाइटर के खिलाफ हैं, और उसमें से भी एक फाइट वो 5 राउंड में लगभग जीत रहा था, आखिरी के समय में नॉकआउट हो गया, और दूसरी फाइट एक तरफा थी। ये बात मैं मानूंगा लियान एडवर्ड्स के पक्ष में। बट कमारू उस्मान की जो इसके बाद वाली जो फाइट थी, जो तीसरा लॉस है, वो हमजा चिमाएव के खिलाफ शॉर्ट नोटिस फाइट में था, और अगर वो फाइट 5 राउंड की होती तो वो फाइट 185 पाउंड में भी कमारू उस्मान ही जीतता। तो फिर ऐसा क्यों था कि फाइट के पहले कमारू उस्मान पे 1 का 3 1 का 4 का रेट मिल रहा था, और यही नहीं, ये सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट और सारी बकचोदियाँ जो हैं कमारू उस्मान को बिल्कुल गॉन फाइटर मान रहे थे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएफसी का एक प्रोपेगेंडा मशीन है। हर देश का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोपेगेंडा मशीन होता है। वो आपको उन बातों का एहसास दिलाना चाहते हैं, उन बातों को सच मनवाना चाहते हैं जो उनके बिजनेस के लिए अच्छी है। कमारू उस्मान उनके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बकली उनके बिजनेस के लिए अच्छा है, इसलिए वो बकली को बड़ा फाइटर बना के महसूस कराते हैं। ठीक है, इसी तरह वो ये भी महसूस कराते हैं कि भाई ऐसा है कि बाहर कोई अच्छा फाइटर है नहीं। वैसे मैंने आपको ना पूरी की पूरी लिस्ट दी पिछले वीडियो में कि बाहर से कितने सारे फाइटर आए हैं और यूएफसी में चैंपियन बने हैं। उसके बाद भी किसी ने एक ने कमेंट कर दिया कि आप मानो ना मानो, पर आजकल ऐसा नहीं होता है। यार, कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचा होता। अब भी 216 हुआ है, राइट? 316 यूएफसी 316 हुआ है, जिसमें कैला हैरिसन चैंपियन बनी है। वो बाहर से नहीं आएंगे क्या? इससे पहले वो पीएफएल की चैंपियन नहीं थी क्या? मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई कौवा कान ले गया बोले, उससे पहले कौवे को देखने से पहले कान देखने का है। ठीक वैसे ही कमारू उस्मान के बारे में आपको सबने कह दिया कि भाई कमारू उस्मान तो खत्म आदमी है, तो आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस चैनल को जो लोग हमेशा से देखते आए हैं, उनका विचार कमारू उस्मान के पक्ष में ही था। एनीवेज, अब हम ये बात करते हैं कि कमारू उस्मान के लिए आगे क्या होने वाला है। देखिए, कमारू उस्मान ने तो ये कहा है कि जेडीएम और इस्लाम वाली जो फाइट है उसमें से जो जीतेगा वो उसको मिलनी चाहिए, और अगर इस्लाम जीतता है तो पुराना पाउंड फॉर पाउंड नए पाउंड फॉर पाउंड से फाइट करेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये सब बातें कहने में अच्छी हैं, पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो फाइट कमारू उस्मान को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है, लोगों का कहना है कि कमारू उस्मान की बिलाल मोहम्मद से फाइट हो सकती है, क्योंकि बिलाल मोहम्मद ने उसको कॉल आउट किया है। हो तो सकती है दोस्त, इसके पीछे थोड़ी बहुत स्टोरी भी है उनकी, तो स्टोरी लाइन भी मैच करती है। और अगर कमारू उस्मान को एक्चुअली चैंपियनशिप की तरफ बढ़ना है तो बिलाल मोहम्मद वो रास्ता देता है। तो मैं एक बार पहले बात कर लेता हूँ कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो मेरे को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, है ना? देखो, कमारू उस्मान की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी थी, बट अब परफॉर्मेंस आप देखोगे तो एक चीज़ आप क्लियरली पाओगे कि कमारू उस्मान जो है वो नेकेड टेक डाउन अटैम्प्ट कर रहा था। दोस्त, बकली के खिलाफ ये चल सकते हैं, बट बिलाल के खिलाफ ये नहीं चलेंगे। बिलाल बहुत रेजिलियंट फाइटर है, तो अगर ये फाइट होती है तो मेरा मानना है कि बिलाल के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट मुझे बहुत थोड़ा सा शक होता है कि ये फाइट होगी कि नहीं होगी। मैं उसके कारण बताता हूँ। इसके 2 बहुत सिंपल से कारण हैं। पहली बात, बिलाल मोहम्मद को यूएफसी ऐसा कोई रास्ता नहीं देना चाहती कि वो टाइटल की तरफ वापस मुड़े। उसके एक कारण तो आपको पता ही है कि वो किस देश से आता है, उस वजह से यूएफसी नहीं देना चाहती। दूसरा कारण आपको मैं बता दूँ कि यह है कि बिलाल की उम्र हो रही है, तो वो ओल्ड चैंपियन यूएफसी कभी नहीं चाहती। तो वो नहीं चाहते कि बिलाल को ऐसा कोई रास्ता दिया जाए कि वो चैंपियनशिप की तरफ वापस आए, और अगर वो कमारू उस्मान से फाइट करता है तो वो चैंपियनशिप की तरफ वापसी का रास्ता है। तो ये मुश्किल लगता है मुझे। दूसरी बात कमारू उस्मान को लेकर है। देखिए, कमारू उस्मान एक ओल्ड चैंपियन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और मेरे ख्याल से इस डिवीजन के तो टॉप 3 फाइटर्स में से एक है वो। कई लोगों का कहना है कि टॉप 2 है, कई लोगों का कहना है कि वही सबसे टॉप है। तो मैं सारी बातों को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। वैसे मेरा नहीं मानना है कि जीएसपी से बेहतर कोई था इस डिवीजन में। एनीवेज, वो अलग बात है। कमारू उस्मान के पास नेम वैल्यू है, वो लेजेंड है इस गेम का, ये हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। इस तरह के फाइटर्स का उपयोग वापस से चैंपियनशिप फाइट देने के लिए नहीं किया जाता है। इस तरह के फाइटर का उपयोग दूसरे बड़े फाइटर्स को नाम बनाने के लिए किया जाता है, और वही एक प्रयोग था वो बकली वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट थी, जहाँ पे यूएफसी चाह रहा था कि कमारू उस्मान को अगर हरा देता है बकली, तो बकली का नाम रातों रात बड़ा हो जाएगा। जैसे कि बकली का नाम बड़ा करना चाहता है यूएफसी, वैसे ही दूसरे फाइटर्स का भी नाम बड़ा करना चाहता है यूएफसी। तो यूएफसी, रादर देन गिविंग हिम चांस टू रिक्लेम हिज चैंपियनशिप, दे विल यूज हिम टू प्रॉप अप सम अदर फाइटर। दैट इज माय थिंकिंग। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ।
आपको पता ही है अगली अगली खबर जो है वो पीटर यान को लेकर है। आपको पता है कि पीटर यान वर्सेस मार्कस मगी वाली जो फाइट है वो अबू धाबी वाले कार्ड में फिक्स हो गई है। वैसे तो ये बड़ी खबर नहीं है, पर मैं को बताऊंगा कि आखिर मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूँ। देखिए, पीटर यान वाली जो फाइट है मार्कस मगी को लेकर, वो सारे के सारे लोगों को पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि मार्कस मगी तो टॉप 10 में भी नहीं है, फिर पीटर यान से क्यों फाइट कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि पीटर यान तो डिजर्व करता है टाइटल शॉट। वैसे मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिनका मानना है कि पीटर यान जो है टाइटल शॉट डिजर्व करता है। पर प्यूरियन का क्या कहना है वो भी समझ लेते हैं। प्यूरियन का कहना है कि उसको पता है कि वो टाइटल शॉट डिजर्व करता है, बट वो वेट नहीं करना चाहता। ही वॉन्ट्स टू बी एक्टिव, इसीलिए वो मार्कस मगी वाली फाइट ले रहा है। अब इसको देख के मेरे दिमाग में क्या आता है वो ये है कि ये बहुत स्मार्ट डिसीजन है। देख, पहली बात तो ये है कि अगर आपका टाइटल शॉट है ना, तो वो कहीं जाएगा नहीं अगर आप मार्कस मगी को भी हरा देते हो तो। दूसरी बात, मार्कस मगी को हराना टॉप 5 फाइटर को हराने से थोड़ा बहुत ही सही आसान है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत स्मार्ट डिसीजन है। और मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पीटर यान पिछले 5 साल से स्मार्ट डिसीजन नहीं ले रहा है। और अगर ये डिसीजन किसी के कहने पे ले रहा है पीटर यान, तो उस आदमी को उसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ही इज़ इंटेलिजेंट गाय। ही अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्क्स। देखिए, बिजनेस ये नहीं है कि आपको दुनिया में ये करना है वो करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के लिए ईजी से ईजी आदमी को हराना है। दैट इज़ द बिजनेस इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इस्लाम माकाचेव को लेकर है, पर उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप याद करें जब इस्लाम माकाचेव ने अपना टाइटल विकेट किया था तब मैंने क्या कहा था। तब मैंने स्पष्ट कहा था कि ये टाइटल विकेट नहीं किया है इस्लाम माकाचेव ने, उससे टाइटल विकेट करवाया गया है। उसको 2 ऑप्शन दी गई होंगी कि या तो वो टाइटल विकेट करे या फिर वो टाइटल स्ट्रिप करेंगे अगर वो 170 पाउंड में जाना चाह रहा है। और अगर वो 155 पाउंड में रहना चाह रहा है तो उसको एक ही ऑप्शन दिया गया होगा, वो है इलिया टोपुरिया। और इलिया टोपुरिया से फाइट करना इस्लाम माकाचेव के लिए कहीं से कहीं तक सही फाइट नहीं थी, ये बात मैं मानता हूँ। इलिया टोपुरिया को हराने के बाद ऐसा है कि तुरंत तुरंत हम जो जी रहे हैं ना 2025 में, हमको सबको लगता है कि इलिया टोपुरिया को हरा दिया इस्लाम माकाचेव ने। पर इस्लाम माकाचेव इस बात को पूरी तरह समझता है कि आज से 10 साल बाद ये फाइट जो है वो सही तरीके से नहीं देखी जाती। सबके सब इसको ऐसे ही देखते कि उसने 145 के चैंपियन को हरा दिया है। और जो 145 का चैंपियन है उसमें यूएफसी को बहुत बड़ा स्टार नज़र आता है। और उसकी एक डिमांड थी कि मेरे को 155 की चैंपियनशिप चाहिए, और उस डिमांड के लिए उसने यूएफसी की बात मानते हुए 145 की चैंपियनशिप जो है वो विकेट कर दी तुरंत, क्योंकि उसको फाइट करनी नहीं थी, तो फिर विकेट करने में क्या प्रॉब्लम थी। अब न सिर्फ उसने टाइटल विकेट कर दिया इलिया टोपुरिया ने, बल्कि ये कहा कि अगर मेरी जो नेक्स्ट फाइट होगी वो नंबर 1 कंटेंडर के लिए नहीं होगी 155 में, बल्कि टाइटल के लिए होगी। इसलिए नंबर 1 कंटेंडर की जो बात चल रही थी चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ, वो बात खत्म हो गई और ये फाइट जो है टाइटल शॉट बन गया। तो इस्लाम को 2-3 ऑप्शन दिए गए, अगर 170 पाउंड में जाना है तो या तो टाइटल विकेट करो, या टाइटल विकेट नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट फाइट इलिया टोपुरिया से होगी। और ये सारी बातें मैंने उस समय भी आपसे की थी, और अब जो सच पता चल रहा है वो यही है। हाल ही के दिनों में उमर नरगोविडोव ने एक इंटरव्यू दिया एक पॉडकास्ट में। उसने कहा कि हंटर कैम्बल जो है वो इस्लाम से मिलने महाशकला आए थे, और फिर मैंने जो अभी आपको बताया कि वही था कि उसको ऑप्शन दिया गया कि अगर तुमको जाना है तो टाइटल विकेट करना पड़ेगा, और अगर रहना है तो इलिया टोपुरिया को फेस करना पड़ेगा। तो इस्लाम ने सोचा कि टाइटल विकेट करना बेहतर है। इसके अलावा भी कुछ बातें की, उस बारे में भी मैं बात करूंगा, पर यहाँ तक हम फैक्ट में थे। ठीक है, इसके बाद उमर नरगोविडोव ने कुछ और बात कही। उसने कहा कि शायद यूएफसी को लगता है कि इस्लाम मकाचेव से बेहतर फाइट बेच पाएगा इलिया टोपुरिया 155 में, इसीलिए उसको वहाँ रखा गया। अब क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो उमर को कैसे पता चला? मेरे ख्याल से उमर जो है प्योर स्पेकुलेशन कर रहा है, उसको पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से है ऐसा ही। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, तो हमें भी समझ में आएगा कि चीज़ें वैसी ही हैं जैसी कि उमर कह रहा है। यानी कि उमर जो है स्पेकुलेट जरूर कर रहा है, बट उसकी स्पेकुलेशन जो है टू द पॉइंट है। इसके बाद ना उमर एक अजीब सी बात करता है कि उमर ये बोलता है कि मुझे पता नहीं ये सब बातें मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें से कोई सी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उमर को अभी डांट पड़ने वाली है हबीब से और इस्लाम से। बाय द वे, आप लोगों को एक किस्सा याद है? उमर नरगोविडोव ने एक बार पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरवा दिया था। एनीवेज, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। खैर, उमर का पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है कि यूएफसी को लगता है कि इलिया टोपुरिया बैंकेबल स्टार है, सेलेबल स्टार है। और अगर आप पूछें मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से 2025 चल रहा है, 2026 तक ही हम इलिया टोपुरिया को देखेंगे, और ज़्यादा ही हो गया तो शायद 2027 में एक बड़ी फाइट होगी। दोस्त, इंसानों को ना पहचानने का मेरा गुण मतलब बहुत शार्प हूँ मैं। मुझे ना इलिया टोपुरिया बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा फाइटर तो है ही वो, पर बहुत ही स्मार्ट फाइटर नज़र आता है, जो चीज़ों को समझता है। मेरे हिसाब से यूएफसी जो भी सोच रही हो, बट इलिया टोपुरिया जो है
अपने शर्त पे ज़िंदगी जीने वाले आदमियों में से एक है, वो निकल लेगा 1-2 साल में। एनीवेज़ ये सब चीज़ें तो आपको बाद में पता चलेंगी कि सच होती हैं कि नहीं होती हैं, बट अभी नोट कर लीजिए आप। ठीक? चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर डेना व्हाइट और ऑस्कर डे ला हया को लेकर है। अगर आपको पता नहीं है तो इन दोनों का रणधीर होना पिछले 11 साल से जारी है। डेना व्हाइट ऑस्कर डे ला हया का लगातार मजाक उड़ाते रहा है, वहीं ऑस्कर डे ला हया भी कभी कभी डेना व्हाइट का मजाक उड़ाते रहा है। डेना व्हाइट हमेशा से सपना देखते रहा है कि वो बॉक्सिंग प्रमोटर बनेगा और ऑस्कर डे ला हया से बड़ा प्रमोटर बनेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर डे ला हया ने भी कोशिश की है कि वो एमएमए प्रमोटर बने और बुरी तरह फेल हुआ है। तो भाई लेटेस्ट राउंड ऑफ रणधीर रोना आखिर किस बात को लेकर है? बात यह है कि आप सभी को बताया कि ऑस्कर डे ला होया जो है एक ठीक ठाक बड़ा प्रमोटर है बॉक्सिंग में। और अभी जो फाइट होने वाली है टेरेंस क्रॉफोर्ड वर्सेस कैनेलो अल्वारेज की मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे के दिन, उसका प्रमोटर घोषित किया गया है डेना वाइट को। तो डे ला होया का कहना एक प्रकार से सही है कि डेना वाइट ने तो ये फाइट निगोशिएट नहीं की, ना ही उसके पास कोई रोस्टर है, यानी कि ना ही उसके पास कोई फाइटर है। बस ये है कि सजा के ये फाइट डेना वाइट को दे दी गई। बात तो बिल्कुल सही लगती है। पैसा डेना वाइट नहीं दे रहा है, फाइटर से नेगोशिएट डेना वाइट ने नहीं किया है, सारी चीज़ें तय हैं, फाइट कार्ड तक तय है। बस ये डेना वाइट को दे दिया गया है भाई कि तुम इवेंट ऑर्गेनाइज कर लो। तो बॉक्सिंग प्रमोटर नहीं है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है डेना वाइट, ये बात तो मैं समझता हूँ। बट एक्चुअली वो सब हमको भी बताया कि वो इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका टीकेओ से ये उम्मीद है कि टीकेओ जो डेना वाइट के पेरेंट कॉरपोरेशन है जिसके लिए डेना वाइट काम करता है, वो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। और इसके बाद जो वो सऊदी अरेबिया के जो इवेंट है वो सेला की जगह, सेला बोले तो सऊदी अरेबियन इंटरटेनमेंट फलाना ढिमका जो भी है, उसकी जगह टीकेओ उसको ऑर्गेनाइज करेगी। तो उस वजह से ये इनको दिया गया। और मेरे हिसाब से टीकेओ जो है, टीकेओ की आदत है कि जब उनसे चौका मारने की उम्मीद करते हैं ना लोग, तो वो छक्का मारते हैं। हम इसको अच्छा माने या बुरा माने, बट दे विल परफॉर्म वेरी गुड। और वो परमानेंट प्रमोटर हो सकते हैं सऊदी अरेबिया वालों के। इससे उनको पैसा भी मिलेगा और बाकी बॉक्सिंग प्रमोटर की पिछवाड़ा भी चलेगा। तो इस बात को लेकर डे ला होया जो है बहुत नाराज है। पर डे ला होया ने एक और नया पासा खेला, वो ये कि डे ला होया ने कहा कि डेना वाइट कितना हरामी है। देखो, मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे के दिन सबको पता है कि कनेलो अल्वारेस फाइट करता है, तो ये फाइट हो रही है मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे के दिन। बट सबको ये भी पता है कि उसी दिन यूएफसी नोचे भी होता है। ये बात मैं सबको बता दूं कि यूएफसी नोचे पहले पेपर भी होने वाला था, बट अब नॉर्मल फाइट नाइट टाइप का होगा। तो डेलो होया का कहना है कि भाई ऐसा है, यूएफसी नोचे भी है उस दिन और उसी दिन टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस कनेलो वाली फाइट भी है। पर डेना वाइट इतना हरामी है कि कनेलो अल्वारेज वाली फाइट जो है वो दिन में रखा है और रात, ताकि रात में सबके सब यूएफसी नोचे देख सकें। तो ये एक्चुअली आर्गुमेंट तो अच्छा है, बट इसमें सच बिल्कुल भी नहीं है। डेना वाइट एक्चुअली, मैंने जैसे कि कहा, डेना वाइट प्योरली इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे डेना वाइट के पास कोई अधिकार नहीं था कि ये फाइट को वो दोपहर की जगह शाम कर लेता या सुबह कर लेता, क्योंकि सऊदी अरेबिया वालों ने बता दिया था उसको कि कब फाइट करवाना है। और क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने भी बता दिया था उसको जहाँ पे ये फाइट आने वाले है कि कब फाइट कराना है, और वो फाइट है दोपहर में, ताकि पूरी दुनिया वाले इसको देख सकें। दुनिया वाले पूरी हमारे जगह चूतिए नहीं है जो यूएफसी के इवेंट सुबह 4:30 बजे उठ के देखने चालू करें। उनको अपने टाइम पे देखना है, इसीलिए ये इवेंट दोपहर में अमेरिका में हो रहा है, ताकि रात में लगभग लगभग प्राइम टाइम के 2 घंटे प्लस माइनस एशिया और यूरोप में ये दिखाई देगा। ठीक है ना, इस वजह से हुआ है। डेना वाइट का इसमें कोई हाथ नहीं है। बट दूसरी तरफ कहना भी सही है कि डेना वाइट का जब कोई हाथ ही नहीं है तो वो प्रमोटर कैसे है? वो तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। एनीवेज, ये सब बकचोदियाँ चलती रहेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, अगर कोई खबर है तो। अगली खबर जो है वो डेना वाइट और जेक पॉल को लेकर है। जेक पॉल का कहना है कि डेना वाइट ड्रग्स लेता है, डेना वाइट का कहना है कि जेक पॉल ड्रग्स लेता है, इसलिए उसका रैंडम ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये बकचोदी के चक्कर में तुम फाइट की खबर क्यों बता रहे हो? दोस्त, मैं ये खबर के बहाने आपसे कुछ ना सच्चाई की बात बताना चाहता हूँ। ना डेना वाइट को घंटा फर्क पड़ता है ड्रग अब्यूज से, ना जेक पॉल को फर्क पड़ता है ड्रग अब्यूज से, ना एमएमए वालों को फर्क पड़ता है ड्रग अब्यूज से, ना बॉक्सिंग वालों को फर्क पड़ता है ड्रग अब्यूज से। अगर फर्क पड़ता ना, तो कोई स्टेबल बॉडी इनकी जांच करती, यानी कि कोई एक बॉडी जो सारी फाइट्स की जांच करती। ऐसा नहीं है ना बॉक्सिंग में, ना ही एमएमए में है। ठीक है ना, जब बॉक्सिंग फाइट में एक दूसरे से बॉक्सर निगोशिएट कर रहे होते हैं ना, तब वो दोनों मिलकर तय करते हैं कि कौन सी बॉडी, कौन सी ड्रग इन्फोर्समेंट बॉडी जो है वो उनके ड्रग टेस्ट करेगी। वाडा करेगी या यूसाडा करेगी या फिर कोई और आडा करेगी, या फिर इनके पर्सनल केमिस्ट होंगे वो आके करेंगे। ठीक है ना, ये सब इनके ऊपर रहता है। ये एक लौते हरामी है पूरी दुनिया में जो खुद ही तय करते हैं कि इनकी जांच कौन करेगा। ये तो ठीक वैसे ही हुआ ना कि अगर मैंने कोई अपराध किया तो मैं तय करूंगा भाई कौन सा पुलिस स्टेशन में जांच होगी और कौन सा पुलिस वाला जांच करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूएफसी की तरफ चलें,
यूएफसी को यूसाडा जो था वो एक्चुअली सबको बराबर तरीके से ट्रीट कर रहा था, इसलिए वो यूएफसी को पसंद नहीं आया, इसलिए यूएफसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ठेका दे दिया। बट कौन तय करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी क्या नहीं करेगी, किसका ड्रग टेस्ट करेगी किसका ड्रग टेस्ट नहीं करेगी, यूएफसी तय करेगा। यहाँ तक उस ऑर्गेनाइजेशन को आज़ादी नहीं है ये बोलने के लिए कि ये पॉजिटिव पाया गया ये नेगेटिव पाया गया, वो पहले यूएफसी को बताएंगे और फिर यूएफसी के पास डिस्कशन है कि वो किसको कब पब्लिक करता है। और मेरे विचार तो आपको पता ही है स्टेरॉइड्स के मामले में क्या है। वैसे दो अलग अलग टाइप की स्टोरेज होती है, एक स्टोरेज एक्चुअली इंसान की ज़िंदगी बचाती है ना, और मैं आपके सामने अब जिंदा बचा हूँ शायद इसी वजह से, और शायद उसी वजह से मेरे को अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी आ रही है। बट एक दूसरी स्टेरॉइड्स भी होती है जो फाइटर्स लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेरॉइड से भी है और प्रॉब्लम पीईडी से भी है, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हैं उनसे। यार ये अलग ही काम है, तो इस बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे। बट जब डेना वाइट ये सब बातें करता है और जब जेक पॉल ये सब बातें करता है ना, तो ये दोगले लोग हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, इसलिए ये बकचोदी करते हैं। इनमें से किसी का दिल ये नहीं है कि एक्चुअली ड्रग जो है अब्यूज़ ख़त्म हो जाए स्पोर्ट्स से। यार वैसे तो और भी खबरें हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी के लिए वो इम्पोर्टेंट खबरें हैं। ठीक है ना, इसने ये कहा उसने वो कहा, ये सब कब तक करते रहेंगे हम। ठीक, चलते हैं। वैसे भी 16 मिनट का वीडियो हो गया है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इनफाइट चंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।